Hello everyone, welcome back on e-शिक्षा। मैं हर्षिता आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं अपना सेकेंड मिशन नेट जेआरएफ जून 2021। अभी हम अपना पेपर 2 कवर कर रहे हैं जिसमें एजुकेशन सब्जेक्ट ये हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 में पार्ट ए हम कवर कर चुके हैं। पार्ट बी हम अपना कवर कर रहे हैं। ये है हमारी क्लास नंबर 18। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और अदर बच्चों को आप शेयर कर सकते हो जिससे इस लेक्चर की ज़रूरत हो। अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8299440121 पे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। हम पढ़ रहे थे नेचुरलिज्म। ओके, प्रकृतिवाद में हमने कल कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था, बस बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन जाना था। आज हम पढ़ते हैं मेटाफिजिक्स। यानी कि तत्व मीमांसा, प्रकृतिवादी की तत्व मीमांसा। इसमें कुछ आप कह सकते हैं प्रकृतिवाद के कुछ फॉर्म्स हैं या फिर रूप हैं, है ना। तो पहला जो है वो है एटॉमिज्म। जिसे आप कह सकते हो अणुवाद। ठीक है, अणुवाद। एटम सुना होगा आप लोगों ने, अगर आप साइंस बैकग्राउंड है आपका तो एटम आपने नाम सुना होगा। तो ये क्या कहते हैं, जो इससे मानते हैं एटॉमिज्म, अणुवाद को मानते हैं, ये कहते हैं कि इस पूरे संसार का क्रिएशन, ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, अणु से मिलके बना है। छोटे छोटे अणु होते हैं ना, एटम्स होते हैं, उनसे मिलके ये पूरा संसार बना है। कोई भी हो, कोई जीव या कोई भी हो, इवन सोल भी है हमारी, ये सब कहते हैं कि सारे के सारे अणु से मिलके बने हैं। ठीक है, ये एजुकेशन में इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि सिर्फ फिजिकल चीजों को मान रहे हैं। ये मानवीय पक्ष को जो है बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहे हैं। ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ह्यूमन और यहाँ तक कि हमारी जो आत्मा है, सोल है, सब कुछ एटम से मिलके बनी है, इसके अलावा ही कुछ भी नहीं है। तो एजुकेशन में, शिक्षा में इसका जरा सा भी महत्व नहीं है। दूसरा है आपका नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंस। अब ये मान रहे थे अणुवाद वाले कि ये जो यूनिवर्स है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना है, एटम्स से मिलके बना है। अब साइंस में आपने, फिजिकल साइंस में आपने सुना होगा, जो एटम्स हैं, अणु हैं, उनका भी डिवीजन कर दिया गया है 3 पार्ट्स में, है ना। जिसमें आपका होता है इलेक्ट्रॉन। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो भी इसमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। प्रोटॉन, बस ये आपका बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए मैं बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या है सारे, ये सब एटम्स के पार्ट हैं। यहाँ तो एटम्स ही, अणु ही छोटा सा था, अब ये अणु के भी पार्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये लोग कहते हैं कि ये जो संसार है, ये पूरा यूनिवर्स है, इन सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ओके,
ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है, बट मुझे मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा तो आपको पढ़ानी ही है प्रकृतिवाद की, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब ये भी नेचुरल साइंस फिजिकल साइंस की बात कर रहा है, इसलिए ये भी एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आपका थर्ड है, थर्ड आपका है मैकेनिकल। अब ये क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यंत्रवादी प्रकृतिवाद। ठीक है, अब ये यंत्रवादी प्रकृतिवाद वाले क्या कहते हैं, इनका मानना है कि ये जो पूरा संसार है ना, ये पूरा यूनिवर्स जो है वो सिर्फ मशीन है और कुछ नहीं है, ये पूरा मशीन है। अब मशीन है तो क्या होगा, इसमें इसका कोई पर्पस नहीं होगा। मशीनों का कोई पर्पस होता है? नहीं होता है ना, उद्देश्य तो होता नहीं है, तो पर्पस नहीं है, कोई एम नहीं है। हम भी, ये हमें भी, ह्यूमंस को भी कहते हैं, ये जो ह्यूमंस है ना, व्यक्ति है, पर्सन है, ये भी मशीन है। अब जब मशीन है तो कोई इसका उद्देश्य पर्पस लक्ष्य नहीं होगा, और ना ही स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक शक्ति होगी हमारे अंदर, क्योंकि हम तो मशीन है ना। तो ये भी आपका एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बेकार है। जब ये डायरेक्टली हमें मशीन मानता है तो हमें एजुकेशन की, शिक्षा की क्या जरूरत है। तो ये शिक्षा के पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से ये भी बेकार है आपका मैकेनिकल नेचुरलिज्म, यानी कि यंत्रवादी प्रकृतिवाद। अब इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपका इम्पोर्टेंट है ये 4th नंबर, बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, इसे कहते हैं जैविक प्रकृतिवाद। ये आपका एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ओके, ये क्या करते हैं ना, विकास के सिद्धांत में आस्था रखता है। विकास का सिद्धांत बिलीव करता है ये विकास के सिद्धांत में। विकास का सिद्धांत क्या हुआ, डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है उस पर बिलीव रखता है, और ये कहता है कि जो जीव है ना, उनका एक विकास क्रम है, जो कि डार्विन ने दिया था। डार्विन ने दिया, तो ये डार्विन के विकास के सिद्धांत को एक्सेप्ट करता है। ठीक, तो इनके अनुसार क्या है, जो जीव हैं उनका एक विकास क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई आ गया है, इनका विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब जैसे कैसे बोलते हैं, ये बोलते हैं कि पहले बहुत ही साधारण जाति के कोई पौधे वौधे हुआ करते थे। ठीक है, बहुत साधारण जाति के पौधे हुए, और इन पौधों से फिर जीव जंतु आ गए। ठीक, और इन जीव जंतु से पशु यानी कि एनिमल्स आ गए, और इस पशुओं से फिर क्या हुआ, मनुष्य का निर्माण हुआ, ह्यूमंस बने। तो ये डार्विन का सिद्धांत है विकास का। ठीक है, और इसे ही ये बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म वाले एक्सेप्ट करते हैं कि ये विकास का क्रम ये कैसे है, डेवलपमेंटल है। ठीक, अब डार्विन ने जो विकास का सिद्धांत दिया था उसमें मतलब 2 सिद्धांत दिया। पहला की दिया था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये क्वेश्चन आया है, तो
तो आपसे नोट कर सकते हो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और दूसरा क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जीवन के लिए संघर्ष, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है समर्थ का अस्तित्व। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक प्राणी, हर एक जो प्राणी है, हर एक जो पर्सन है, वो क्या, वो जीना चाहता है, जीवित रहना चाहता है, और जीवित रहने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, संघर्ष, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, और इस स्ट्रगल में भी ना वही लोग जीवित रह सकते हैं जो होंगे समर्थ। क्या होंगे, फिटेस्ट, यानी कि हर प्राणी, हर पर्सन जीवित रहना चाहता है। ठीक है, और इस जीवित रहने के लिए उसे करना पड़ेगा संघर्ष यानी स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल में भी वही पर्सन रह जाएगा जो होगा समर्थ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार, इस विचारधारा के अनुसार बच्चे को इस प्रकार एजुकेशन देनी चाहिए कि जिससे वो अपने आप को परिस्थितियों और वातावरण के अनुकूल बना सके, यानी उसे टाइम देना चाहिए। डेवलपमेंटल फेज में होना चाहिए आपके एजुकेशन को, सो दैट बच्चा अपने आप को कैपेबल बना सके इस एनवायरनमेंट पे। ये नहीं कि इस पे पूरा फोकस कर दो, पूरा थोप दो एजुकेशन को, नहीं, बच्चे को टाइम दो, बच्चे को एक्वायर करने के लिए टाइम दो, वो अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो इसे आप समझ गए होंगे, और ये एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो मेटाफिजिक्स हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी यानी कि आपकी ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद की। सिंपली इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ज्ञान मीमांसा के बारे में बस इतना कहा है, सेंसेस, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, उससे जो हमें नॉलेज मिलेगी सिर्फ वही नॉलेज ट्रू है, यानी सत्य है। यानी आपके सेंसेस 5 है ना, आईज, यानी जो हम अपनी आईज से देखेंगे वही सच है। ईयर, जो हम अपने कानों से सुनेंगे वो सच है। नोज, जो हम अपनी नाक से स्मेल करेंगे वो सच है। ठीक है, और आपका इसमें और क्या होगा, स्किन, जो हम टच करके समझ सकेंगे, जान सकेंगे, वो सही होगा। और एक क्या है आपका, पांचवी ज्ञानेंद्रिय, माउथ है शायद ना। ठीक है, तो जो हम बोल के सुनेंगे वो। इस प्रकार ये 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में आप सेंसेस जान लो, जो सेंसेस से हमें ज्ञान प्राप्त होगा वही सत्य है। अब इन्होंने एक्सियोलॉजी, मूल मीमांसा के बारे में क्या कहा, हमारे मूल्य क्या होने चाहिए। इन्होंने कहा कि सिर्फ फोकस करना चाहिए नेचुरल मॉरलिटी पे। बच्चा जैसा आता है नेचुरल ही रहे, नेचुरल वैल्यूज को फॉलो करे, नेचुरल आपकी प्राकृतिक नैतिकता पे इन्होंने अपना फोकस किया। इन्होंने कहा बच्चे को बनावटी नहीं बनना है, कोई भी सोशल लॉज, जो सोसाइटी लॉज बनाती है उसको फॉलो बच्चे को नहीं करना है। ठीक है, और जिस चीज से, जो भी करने से आपको हैप्पीनेस यानी कि खुशी मिलती है, आपको वो करना है,
और जो भी करने से आप सैड हो जाते हो यानी दुखी हो जाते हो वो आपको नहीं करना है। एक्सिलॉजी में बस इन्होंने इतना ही बताया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। एक पर्सन थे आपके हर्बर्ट, हर्बर्ट नाम सुना होगा आप लोगों ने, और एक पर्सन थे आपके रूसो। ये दो पर्सन ना ऐसे थे जिन्होंने प्रकृतिवाद को, नेचुरलिज्म को, प्रकृतिवाद को क्या किया, चरम सीमा पे पहुंचाया। बहुत विकास किया इन दोनों ने आपके प्रकृतिवाद का। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। देखते हैं हम नेचुरलिज्म और आपकी शिक्षा, प्रकृतिवाद और शिक्षा। प्रकृतिवाद और शिक्षा को देखते हैं। ये क्या कहते थे, बुकिश नॉलेज, जो पुस्तकीय ज्ञान है उसका विरोध, बुकिश नॉलेज का, पुस्तकीय ज्ञान का पूरा विरोध करते थे। ये कहते थे कि हर्बर्ट ने कहा कि एजुकेशन, शिक्षा का मतलब होता है जो हमारी इनहर्ट पावर्स हैं, जो हमारी अंदर आंतरिक हमारी जो शक्तियां हैं, उन आंतरिक शक्तियों को, आंतरिक शक्तियां हैं और जो हमारी बाहरी जीवन है, आउटर लाइफ है, बाहरी जीवन, इन दोनों का समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना ही शिक्षा है और शिक्षा का यही उद्देश्य है। ठीक, अब इन्होंने कुछ बातें कही, उससे हम जान लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारे जीवन में क्या होता है कि हम बहुत कृत्रिम बन गए हैं। कृत्रिम का मतलब है आर्टिफिशियल बनते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल बनते जा रहे हैं, ये नहीं बनना है। ठीक है, हमें बहुत ऑटोक्रेटिक नहीं बनना है, निरंकुश नहीं बनना है। इस तरह की चीजों का इन्होंने विरोध किया और इन्होंने कहा कि नेचर को फॉलो करिए आप, फॉलो नेचर, फॉलो नेचर, जो हमारी प्रकृति है उसको आप फॉलो कीजिए, प्रकृति की ओर लौटो। एक स्लोगन था बैक टू नेचर, ये पूछा गया है बैक टू नेचर कि ये स्लोगन आपका किस फिलॉसफी के अंतर्गत है। इसका मतलब होता है समाज जो है ना, समाज दूषित है, स्पॉइल हो चुका है, दूषित है, स्पॉइल है, इसलिए हमें वापस नेचर की तरफ लौटना है, नेचुरल बनना है, आर्टिफिशियलिटी को अपने से दूर भगाना है। ठीक, दूसरी बात इन्होंने कही कि एजुकेशन क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रेड, चाइल्ड सेंट्रेड, यानी कि आपका बच्चे को केंद्र में रखना है, एक चाइल्ड को, बच्चे को केंद्र में रखना है। टीचर सेंट्रेड जब रहता है तो टीचर केंद्र में रहता है, फोकस पॉइंट टीचर पे रहता है। ठीक, बट हमें यहाँ क्या करना है, बच्चे को केंद्र में रखना है। और क्या करना है, पहले क्या समझा जाता था, जो बच्चा है ना, बच्चे को समझ लिया जाता था मिनिएचर एडल्ट। बाकी के सभी दर्शनों में बच्चे को समझा जाता था मिनिएचर एडल्ट, यानी इसका मतलब है छोटा प्रौढ़। तो हमें ये नहीं समझना है, ठीक है।
और इसीलिए ये कहते थे कि बच्चे को मिनिएचर एडल्ट समझ के उसको ढेर सारी बुक्स दे दी जाती थी पढ़ने को, बुक्स से लाद दिया जाता था। ठीक, तो इन्होंने इसका घोर विरोध किया है, एंटी रहे हैं इसके। बुकिश नॉलेज नहीं देनी है हमें बच्चे को, ठीक है। बच्चे को छोटा प्रौढ़ आप मत समझिए, मिनिएचर एडल्ट मत समझिए। बच्चे को, एक छोटे बच्चे को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करिए, उसे इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने दीजिए, ठीक है। इन्होंने कहा, एक कोट है, कोट नहीं है, एक लाइन है, समझ लीजिए कि शिक्षा जो है, ये पूछा गया है, शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। ठीक है, ये लाइन पूछी गई थी एक बार। इनका मतलब है कि जो एजुकेशन है ना, वो बच्चे के लिए होती है, ना कि बच्चे को आप एजुकेशन के लिए बना दीजिए और उसे एक मिनिएचर एडल्ट की तरह ट्रीट करिए और उस पर ढेर सारी बुक्स को लाद दीजिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं, ऐसा ये करने को एकदम भी कहते हैं, इसके एकदम अगेंस्ट है, एंटी जिसे कहते हैं, घोर विरोधी है। ठीक, पुस्तकीय ज्ञान जो है इनका अपोजिशन करते हैं इसका। ठीक, अपोजिशन करते हैं किसका? बुकिश नॉलेज का, बुकिश नॉलेज का। ठीक है, और ये कहते हैं फोकस करो तुम लोग, किस पे फोकस करो? जो सेंसेस हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, सेंसेस को ट्रेनिंग दो, प्रशिक्षण दो। इस प्रकार बच्चे, अभी क्या करो, जब बच्चा एडमिशन ले तो उसे बुक से मत लाद दो, छोटे बच्चे को बुक से मत लाद दो, उसे ट्रेनिंग दो, प्रशिक्षण दो, जिससे जो उसके सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको स्ट्रांग बनाया जा सके। जो 5 सेंसेस हैं उनको इस प्रकार ट्रेनिंग दो कि उनको इस तरह से बनाया जा सके, इस तरह से ट्रेन किया जा सके कि बच्चा खुद ही इन्वायरमेंट में क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, समन्वय को स्थापित कर सके। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि बालक, जो बच्चा है ना, उसकी इंटरेस्ट और कैपेसिटी पे फोकस करो, इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी। ये कहते हैं प्रकृतिवादी कि बच्चे का जो रुचि है जिस तरफ, और बच्चे की जितनी क्षमता है उस पे फोकस करके उन्हें एजुकेशन दो। इसका मतलब है बच्चे को जो पसंद है और बच्चा जितना उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, जितना वो पढ़ सकता है, बस उसे उतना पढ़ाओ, अपने मन से उन पे मत एजुकेशन को थोपो। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका एजुकेशन प्रकृतिवाद के अनुसार। इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं सब में से बनता है और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन के आ जाता है, बहुत इजी रहता है, आप इजीली कर सकते हो अगर आपने एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब शिक्षा के, एजुकेशन के जो एम है, शिक्षा के जो उद्देश्य इन्होंने बताए प्रकृतिवादियों ने कि शिक्षा का उद्देश्य, अभी तो आपने जाना कि शिक्षा क्या है प्रकृतिवादियों के अनुसार, अब इनके उद्देश्य क्या है शिक्षा के, तो वो है आपके, पहला है कि बच्चे को
बच्चे का सहज निर्माण करना, सहज निर्माण, ठीक है। मतलब कि बच्चे को जबरदस्ती कुछ नहीं बनाना है हमें, बच्चे को इस तरह से एनवायरनमेंट देना है, इस तरह का एनवायरनमेंट शिक्षा के हिसाब से शिक्षा को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि इस तरह का बच्चे को एनवायरनमेंट मिल सके कि वो सहज तरीके से आराम से विकासात्मक पद्धति द्वारा डेवलप हो सके, ठीक है, विकसित हो सके। तो ये क्या होगा, सहज निर्माण, मतलब इजीली उसका निर्माण हो रहा है, ना कि जबरदस्ती। ओके। दूसरा है आपका जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं, है ना, मूल प्रवृत्तियां हैं, उनको क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट करना सिखाना है, समन्वित करना है, ठीक। थर्ड है आपका, हमें बच्चे को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि हमें बच्चे को तैयार करना है जो जीवन संघर्ष है, ये मानते हैं कि संघर्षपूर्ण जीवन है, जीवन संघर्ष है, उसके लिए बच्चे को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। ये शिक्षा का ये सब उद्देश्य होना चाहिए। फिर क्या है, जो एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट, उसको अडॉप्ट करना बच्चे को सिखाना है ना, अडॉप्ट, बच्चा उसके साथ घुल मिल जाए, एनवायरनमेंट इस तरह से हो कि बच्चा उसे अडॉप्ट कर ले, है ना। अगर अच्छा एनवायरनमेंट है तो भी, और अगर खराब है तो भी उसे अडॉप्ट करना सीख जाए बच्चा, शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए। फिर क्या है, कंप्लीट लिविंग, जीवन पूर्ण, ठीक है, तैयार करना है बच्चे को, हमको पूरे जीवन की तैयारी करनी है, पूरे जीवन की तैयारी करानी है शिक्षा के द्वारा, ठीक है। और है आपका 6 नंबर, नेचुरल डेवलपमेंट, बच्चे का हमें विकास करना है, लेकिन कैसा विकास, प्राकृतिक विकास, ठीक है। बच्चे को हमें आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बनाना है, थोप थोप के उसे नहीं सिखाना है कि तुम ये करो तुम वो करो, सोशल लॉज को फॉलो उसे नहीं करवाना है जबरदस्ती, ठीक है। अब क्या है आपका स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए प्रकृतिवाद के अनुसार, तो स्टूडेंट पहली बात की सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, केंद्र में होना चाहिए, और एजुकेशन बच्चे के इंटरेस्ट और कैपेसिटी, एबिलिटी, यानी कि बच्चे के रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार ही बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, और बच्चे को बनाना चाहिए सारी निर्माणोन्मुख आपका मानव, इसका मतलब है बच्चा निर्माण की ओर बढ़ता हुआ रहे, ठीक है, निर्माण की तरफ उन्मुख हो, ठीक है। अब आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम आपका कैसा होना चाहिए, अगर हम प्रकृतिवादी हैं तो प्रकृतिवादियों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने पूरा जो करिकुलम का बेस माना है उस साइंस को माना है, ठीक, करिकुलम का बेस इन्होंने बोला साइंस होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, ठीक है।
इसके लिए इन्होंने कहा कि हेल्थ साइंस पढ़ाना बच्चे को, हेल्थ साइंस। इसमें क्या बताना है? आत्मरक्षा, डिफेंस, बच्चा कैसे अपनी रक्षा कर पाएगा, डिफेंस कर पाएगा और कैसे हेल्दी रह पाएगा, ये हमें पढ़ाना है बच्चे को। फिर इन्होंने कहा बेसिक नीड के लिए, जो हमारी बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए बच्चे को मैथ्स पढ़ाना चाहिए और बच्चे को फिजिक्स पढ़ाना चाहिए, बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, बायो पढ़ाना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ाना चाहिए, ठीक, जिससे क्या हो सके, बच्चे को ऑक्यूपेशन यानी कि जीविका मिल सके, ठीक। इसके लिए इन्होंने बताया कि बेसिक नीड यानी आपकी जो रोटी कपड़ा मकान है वो कैसे पूरी होती है, हमारी जीविका से, और जीविका के लिए इन्होंने ये सब चीजें बताई, ठीक। अब आपका आता है सोशल साइंस, भी इन्होंने बताया, सोशल साइंस भी पढ़ाओ बच्चों को। किसके लिए? जो सोशल समाज में और जो पॉलिटिकल राजनीति के टास्क हैं, है ना, बच्चा उसको अच्छे से कर सके, इसके लिए। फिर इन्होंने कहा जब बच्चे का लिज्योर टाइम हो, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, खाली समय, तो खाली समय में साइकोलॉजी पढ़ाओ, है ना। इस तरह से इन्होंने जो करिकुलम पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बताया, ठीक। अब टीचिंग मेथड इन्होंने कुछ बताया, टीचिंग मेथड्स। पहली बात तो बच्चे को सेंटर में रखना है, सेंटर में रखना है चाइल्ड को। उसके बाद कुछ मेथड सेलेक्ट करना है। बुकिश नॉलेज को पूरी तरीके से, बुकिश ज्ञान, जो आपका पुस्तकीय ज्ञान है उसको तुरंत हटाना है, चाइल्ड को सेंटर में रखना है, ठीक है। रोट लर्निंग, तो रट्टा मारने वाली पद्धति है उसको एकदम से बंद करना है। बच्चा क्या बन जाएगा, आर्टिफिशियल, यानी आपका नेचुरल नहीं रह जाएगा, आप प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक। तो रोट लर्निंग यानी रट्टा मारने की प्रवृत्ति को भी हटाना है। और क्या करवाना है बच्चे को? बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग, ये क्वेश्चन पूछा है, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पे उनका फोकस करना है, कैसे बच्चा कुछ करे और उससे सीखे अपने एक्सपीरियंस से, ठीक। अब इसमें आप बच्चे को प्लेवे भी करवा सकते हो, खेल खेल के बच्चा सीख लेगा, है ना। या फिर आप डिस्कवरी करवा सकते हो, खोज विधि जिसे कहते हैं, प्रोजेक्ट भी दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप यूज कर सकते हो ह्यूरिस्टिक पद्धति। पूरी तरीके से बस इन्होंने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पे फोकस कराना है। ये क्वेश्चन आया है, करके सीखना, इस पे फोकस इन्होंने कराया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब टीचर, टीचर कैसा होना चाहिए आपके प्रकृतिवादियों के अनुसार? इन्होंने कहा टीचर को सेकेंडरी प्लेस मिलना चाहिए, सेकेंडरी प्लेस। देखिए आइडियलिज्म में टीचर को पूरा सेंट्रल पोजीशन पे रखा गया था, लेकिन जो आपके प्रकृतिवादी थे वो एकदम अगेंस्ट थे। इन्होंने कहा सेकेंडरी प्लेस होना चाहिए, गॉड स्थान होना चाहिए शिक्षक का, और प्रकृति को ही शिक्षक मान लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो सिखाएगी सही से सिखाएगी, ठीक है। और इन्होंने टीचर का रोल बताया कि बच्चे को, चाइल्ड को आपको पढ़ाना नहीं है, आपको ऐसा एनवायरनमेंट बना के देना है जिससे बच्चा, ये टीचर है आपका, ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि ये जो बच्चा है ना इसमें खुद से सीखे, ये सिर्फ सपोर्ट करे, ना कि अपना ज्ञान उस पर थोपे, ठीक है। अब स्कूल, स्कूल के बारे में इन्होंने क्या कहा?
इन्होंने स्कूल के बारे में कहा कि जो स्कूल होना चाहिए ना, लैप ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की गोद ही स्कूल होना चाहिए। ठीक है। और फिर इन्होंने डिसिप्लिन, अनुशासन के बारे में क्या कहा? अनुशासन के बारे में इन्होंने कहा कि प्रभावात्मक इन्फ्लुएंस से हम बच्चे को नहीं सिखा सकते, जो कि आपके आइडियलिज्म वाले मानते हैं प्रभाव से। प्रभावात्मक डिसिप्लिन को नहीं मानते और ना ही ये मानते हैं दंडात्मक, कि दंड दे के आपको सिखाना है। ये कहते हैं कि बच्चे को छोड़ दो, जो प्रकृति है, नेचर है, वो गलत करने पे खुद ही पनिश करेगी। जैसे कि इन्होंने कहा कि जैसा कर्म होगा वैसा परिणाम मिलेगा। मुक्तात्मक अनुशासन जिसे कहते हैं, मुक्तात्मक अनुशासन, फ्री डिसिप्लिन है ये। आप प्रकृति पे छोड़ दो। ठीक है। ये बच्चा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, जिद कर ली कि ये विंडो लगा है, ठीक है, अब इस पे ग्लास था, इस बच्चे ने इस ग्लास को तोड़ दिया। ठीक। अब इस बच्चे को इसी रूम में सोना है और ठंड का मौसम है, बहुत ठंड का मौसम है। अब प्रकृति क्या करेगी, खूब ठंडी ठंडी हवाएं इसको चलाएगी यहाँ पे, इसका दिमाग ठीक हो जाएगा इस बच्चे का, कि अगर मैंने ये शीशा नहीं तोड़ा होता तो आज ये ठंडी ठंडी हवाओं में मुझे नहीं सोना पड़ता। तो ये क्या होगा, प्रकृति ही इसे सिखा देगी। ये मानना है प्रकृतिवादियों का। ठीक है। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा शिक्षा में, प्रकृतिवाद का योगदान क्या रहा शिक्षा के क्षेत्र में? पहला योगदान जो इनका था वो था कि चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन। ठीक है, पहला इनका था, बच्चे को केंद्र में रख दिया गया एजुकेशन, शिक्षा में। दूसरा था एजुकेशन हमें देना है चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो चाइल्ड साइकोलॉजी को भी इन्होंने यहाँ पे फोकस किया। और तीसरा है कुछ टीचिंग मेथड दिए इन लोगों ने, प्रकृतिवादियों की वजह से कुछ टीचिंग मेथड्स मिले। अब वो कौन से थे? वो पहला था आपका ह्यूरिस्टिक, दूसरा था आपका डाल्टन और तीसरा था आपका मॉन्टेसरी। ठीक है, तो इस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन ये रहा। तो हमने आज पढ़ा अपना प्रकृतिवाद, कंप्लीट भी कर लिया। और इसमें से बस आप इतना जितना मैंने पढ़ाया है उसे एक बार सुन लो, जो इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट कर लो। इससे जो क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन इससे आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम प्रैग्मेटिज्म, अपना हम प्रयोजनवाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल भी मत घबराइए। आपका एग्जाम जरूरी क्लियर होगा, आप क्वालिफाई करोगे। कुछ बच्चे जब ये कहते हैं ना कि डर लग रहा है, प्लीज मत डरो, जरूर क्वालिफाई होगा, बस मन लगा के पढ़ते जाओ। सो ऑल द बेस्ट।